हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन, इसमें आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग डिफ्यूज़न पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफ्यूज़न पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड उसके बाद हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज इतना टॉपिक्स को हम लोग आज डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में यदि इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डिफ्यूज़न क्या होता है। तो द फेनोमेनन ऑफ फ्लोइंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो वह परिघटना जिसके द्वारा जो सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल्स होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फ्लो करता है, उस परिघटना को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इफ्यूज़न। तो इफ्यूज़न व्हेन डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस या अकर बाय ए होल इज कॉल्ड इफ्यूज़न। तो जब डिफ्यूज़न जो परिघटना है डिफ्यूज़न जिसमें सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, और जब इस तरह से सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन बाय ए होल, एक होल के द्वारा होगा, तो उस परिघटना को हम लोग इफ्यूज़न करेंगे। ठीक है, इफ्यूज़न कहेंगे। तो ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो द फेनोमेनन ऑफ फ्लोइंग द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए इसमें सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स का नहीं हो रहा है, इसमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। ये आपका ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक जो हमने दो परिघटना पढ़े उसमें सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा था फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। लेकिन ये जो ऑस्मोसिस परिघटना है इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, यानी निम्न सांद्रता उच्च सांद्रता की ओर। ठीक है, और ये जो इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है ये अपने आप नहीं होता है, इसमें थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी एक झिल्ली जैसा होता है। ठीक है, इस झिल्ली के सहारे ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पार करता है। ठीक है, और फ्लो करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ऑस्मोसिस क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर वो झिल्ली क्या होता है। ठीक है, या यदि हम लोग कभी देखे हैं झिल्ली तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग शॉर्ट में एसपीएम कहते हैं ये आखिर होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो द मेम्ब्रेन बाय विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, देखिए ध्यान से देखिए, द मेम्ब्रेन बाय विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पासेस बट नॉट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो वह झिल्ली जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो पार कर सकते, जिससे होकर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास कर सकता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पार कर सकता है, लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल पार नहीं कर सकता। ये मेन चीज़ इसके बारे में है कि इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो पार कर सकता है लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल पार नहीं कर सकता है। तो उस तरह को मेम्ब्रेन, उस तरह का झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। ठीक है, अब यदि आप कहीं देखे होंगे तो चलिए इसका एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। जैसा पिग ब्लाडर, यानी जो सुअर का जो चर्बी होता है ना उसमें जो ब्लाडर होता है ना, तो जो पिग ब्लाडर होता है वो जो सुअर का जो चर्बी होता है यानी जो ब्लाडर होता है वो आपका बना रहता है, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। ठीक है, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है, उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पार कर जाता है लेकिन उससे होकर सोल्यूट मॉलिक्यूल पार नहीं हो सकता। और दूसरा पार्चमेंट पेपर। ठीक है, आप पार्चमेंट पेपर तो देखे ही होंगे, काफ़ी पतला होता है, उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पार कर जाता है लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल पार नहीं कर पाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। अभी जो आप दो प्रक्रिया पढ़े, तीन प्रक्रिया पढ़े, डिफ्यूज़न, इफ्यूजन और ऑस्मोसिस, तो जिसमें इफ्यूजन तो लगभग डिफ्यूजन के ही जैसा था यदि वो होल के द्वारा होगा तो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में अंतर क्या है। ठीक है, तो देख रहे कि डिफ्यूज़न, तो सबसे पहले आप उसका डिफिनेशन लिख दीजिए। तो डिफिनेशन अभी मैंने आपको क्या बताया, डिफिनेशन मैंने बताया आपको कि डिफ्यूज़न द फेनोमेनन ऑफ फ्लोइंग द सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। और आपको ऑस्मोसिस में मैंने बताया द फेनोमेनन ऑफ फ्लोइंग द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन इज या थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो आप सबसे पहले आप उसका डिफरेंस में आप दोनों का एग्जाम्पल उसका आप डेफिनेशन लिख दीजिए। ठीक है, परिभाषा लिख दीजिए। और दूसरा में आप लिखिए कि डिफ्यूज़न जो होता है ना
देखिए इसमें आप क्या देखे थे कि जो मोलिक्यूल्स होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो ये जो प्रक्रिया है ये अपने आप हो जाता है, तो इसको ऑस्मोटेनियस प्रोसेस कहते हैं। जो प्रक्रिया अपने आप घटित होता है उसको ऑस्मोटेनियस प्रोसेस कहते हैं। और जो ऑस्मोसिस है इसमें क्या होता था, देखिए आप देखे होंगे कि जो गर्म पानी रहता है वो जल्दी अपने आप ठंडा हो जाता है, वो अपने आप ठंडा हो जाता है, लेकिन हम ठंडा पानी को अपने आप गर्म नहीं हो पाता है, उसको हम गर्म करना पड़ता है। ठीक है, गर्म करना पड़ता है ठंडा पानी को, तो ठंडा पानी को गर्म करना पड़ता है। तो ये इस तरह से इसको हम ऑस्मोसिस इसको कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस तो ये अपने आप नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसके बाद तीसरा इसका डिफरेंस हो जाएगा कि जो डिफ्यूज़न होता है, अच्छा डिफ्यूज़न का डिफिनेशन में क्या हमने एसपीएम का बात किए थे, नहीं किए थे, तो इसमें इट हैज़ नो रिक्वायर्ड एसपीएम। ठीक है, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसी कोई झिल्ली का ज़रूरत नहीं होता है, ये अपने आप हो जाता है। जबकि ऑस्मोसिस को होने के लिए, घटित होने के लिए, ऑस्मोसिस परिघटना को घटने के लिए एसपीएम का ज़रूरत होता है। इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पार होने के लिए एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग देखेंगे चौथा इसमें डिफरेंस, चौथा अंतर क्या हो जाएगा, चौथा अंतर ये हो जाएगा कि इट टेक प्लेस इन गैसेज एज वेल एज सॉल्यूशन। या जो डिफ्यूज़न का जो प्रक्रिया है, जो इसमें जो इसमें जो सॉल्यूशन मॉलिक्यूल जो फ्लो करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये सॉलिड लिक्विड गैस सब में हो सकता है। ठीक है, सॉलिड में नहीं होगा क्योंकि वो तो तरल नहीं, वो तो फ्लो नहीं कर पाता है ना, तो ये लिक्विड में तो हो सकता है, यानी ये गैस में तो साथ ही साथ ये लिक्विड में भी होता है। ये डिफ्यूजन जो प्रक्रिया है वो गैस और लिक्विड दोनों में होता है। और जबकि ऑस्मोसिस जो है ना वो केवल सॉल्यूशन में होता है, केवल सॉल्यूशन में होता है, ये गैस में नहीं होता है। ठीक है, ये गैस में नहीं होता है। उसके बाद इसका पांचवा इसका अंतर हो जाएगा कि जो डिफ्यूजन होता है ना, इट कैन नॉट बी स्टॉप। क्या आप अगरबत्ती का गंध फैल रहा है, क्या आप उसको रोक सकते हैं कि तुम इस कमरे में नहीं आना, नहीं, तो आप नहीं रोक सकते। तो इट कैन नॉट स्टॉप, आप इसको नहीं रोक सकते, ये अपने आप होता है। जबकि इट कैन स्टॉप यानी आप ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं, है ना। आप यदि मान लेते ठंडा पानी है, आप उसको गर्म नहीं करना चाहते हैं, तो इसको हम रोक सकते हैं गर्म होने से, है ना, क्योंकि अपने तो गर्म होता नहीं है। तो इस तरह आप ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं, इट कैन स्टॉप। और दूसरा, और फिर छठा इसका अंतर हो जाएगा कि इट कैन रिवर्स्ड, इट कैन नॉट रिवर्स, डिफ्यूजन जो होता है ना, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब जिस प्रोसेस के साथ ये आया था उस प्रोसेस के द्वारा आप उसको वापस नहीं लौटा सकते, यानी ये रिवर्स नहीं हो सकते। जबकि ऑस्मोसिस जो है ना, ये इट कैन रिवर्स, इसको आप रिवर्स मोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए कि फ्लोइंग ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, इसका एग्जांपल है फ्लोइंग ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, यानी गैसेस मॉलिक्यूल का बहना। और ऑस्मोसिस का एग्जांपल हो जाएगा स्वेलिंग ऑफ किशमिश का फूलना। तो देखे होंगे कि किशमिश फूल जाता है, वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आप फुला हुआ किशमिश को दोबारा आप सिकुड़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, आप इसको फूलने से रोक भी सकते हैं। तो ये हो गया ऑस्मोसिस। तो आपको आई होप कि आपको डिफरेंस याद हो गया होगा या समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, और डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद यदि ये आपको समझ में आ गया तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम शॉर्ट में ओपी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं शॉर्ट में, ओपी, ठीक है, ओपी कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आखिर होता क्या है, चलिए आप देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तो जो होता है ना द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, ये जो होता है ना द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ये प्रेशर है, तो यह मिनिमम प्रेशर यानी यह वह न्यूनतम दाब है अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन। तो ये दाब है, तो किस पर दाब लग जा रहा है, ये एक सॉल्यूशन में दाब लग रहा है। ठीक है, अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन विच इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, इनटू द सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो पर्याप्त है या रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स में मिलने से रोकने के लिए यह पर्याप्त है। तो हम इतना प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स में कि वह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स में मिलने से रोक सके। ठीक है, कम से कम वह प्रेशर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स में मिलने से रोक सके, तो उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं
ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसीलिए यहाँ पर एसपीएम का ज़रूरत होता है। तो थ्रू एसपीएम या जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में मिलता है यह ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, और जो ये एसपीएम के द्वारा होता है। और इसको रोकने के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं, किसमें, सॉल्यूशन में लगाते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें केवल सॉल्वेंट है। ठीक है, केवल सॉल्वेंट मान लेते हैं, इसमें केवल शुद्ध वाटर है। ठीक है, और ये इसमें एक हम झिल्ली लगा दिए। ठीक है, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ हम सॉल्यूशन दे दिए। ठीक है, या इस एक और बर्नर में हम सॉल्यूशन डाल दिए, और इसमें हम लोग डेफिनेशन के अनुसार हम प्रेशर किस में लगाएंगे, सॉल्यूशन में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ताकि एसपीएम के द्वारा जो मेरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहा है उसको यहाँ से हम लोग मिलने से रोके। ठीक है, सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स में मिलने से रोकने के लिए हम प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। ठीक है, और जैसा कि प्रेशर है तो इसका यूनिट भी होगा पास्कल। ठीक है, जिस तरह प्रेशर का अलग अलग यूनिट होता है उस तरह आप ऑस्मोटिक प्रेशर का भी अलग अलग यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, पाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका होता है, ये होता है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर मतलब होता है मोलारिटी, यानी मोलारिटी को आप कैपिटल एम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कैपिटल एम के जगह में हम लोग यूज करेंगे सी यूज करेंगे। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं, सी मतलब मोलर कंसेंट्रेशन, यानी आप मोलारिटी समझ लीजिए। ठीक है, तो जो पाई होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी मोलारिटी का, एंड फिर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। ठीक है, तो यहाँ से दो रिलेशन मेरा बन रहा है, तो दोनों रिलेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे और फिर इसको कंबाइन करेंगे, तब मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन मेरा निकल जाता है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर मेरा बनाया गया है कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी। ठीक है, और कंबाइन कर देते हैं दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पर बन रहा है कि पाई बराबर आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट रहा है, तो एक कांस्टेंट आ रहा है। आर क्या है, अब आर तो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, ये भी आपको एग्जाम में क्लास 11 में आपको पूछा था। ठीक है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद लिख रहे हैं कि पाई बराबर हो जाएगा आर सी टी, यानी इसको आप सजा करके आर पाई बराबर सी आर टी लिख सकते हैं। और ये आपका जो इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक्सप्रेशन निकल गया। अब इसको हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पाई बराबर ये क्या है, सी मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स बटे वॉल्यूम, तो यानी N/V और RT। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं कि पाई भी, ये भी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो पाई भी बराबर NRT हो जाएगा। ठीक है, और जो पाई भी बराबर NRT आया ना, पाई भी बराबर NRT, इसी को क्या कहा जाता है जानते हैं, इसी को कहा जाता है वेन टॉप इक्वेशन। यदि आपको क्लास 12 का एग्जाम में, केमिस्ट्री के एग्जाम में यदि आपको कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले कि वेन टॉप इक्वेशन का आप इक्वेशन इनमें से 4 ऑप्शन में से क्या होगा, तो आप वहाँ पर टिक लगाइएगा पाई भी इक्वल टू NRT वाला ऑप्शन में। ठीक है, वेन टॉप इक्वेशन बराबर पाई भी बराबर NRT। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसका, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेन टॉप इक्वेशन। तो यहाँ से आप एक्सप्रेशन निकाल लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का, आपने ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है जान लिया, आपने ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में अंतर जान लिया, आपने एसपीएम के बारे में आज पढ़ा, आपने ऑस्मोसिस प्रक्रिया क्या होता है वो जाना, और डिफ्यूज़न और इफ्यूजन क्या होता है इससे आप परिचित होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको और भी मिलता रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।